हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 8 के सेकंड चैप्टर जिसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। फिर हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं। फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे नुकसानदायक है, किस तरह से हमारे फ़ायदेमंद है, ये सब कुछ जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। देन पहले हमारा आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे चार तरफ है। हमारे चार तरफ है। इसे हम नॉर्मली हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और नंगी आंखों क्या कहते हैं? अनाइलाइज, जो आपको यहाँ पे दे रखा है। अगर स्पेक्ट नहीं आते तो यहाँ पे आपका दे रखा है, ओके। अनाइलाइज कहते हैं। तो क्या ये हम ना माइक्रो इतने छोटे थे, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो बिना माइक्रोस्कोप के हम उसे नहीं देख सकते हैं। और अब मैं आपको अंडरलाइन का समझाता हूँ कहाँ से करना है। ये देखिए, बीच से लेकर के आपको अनिलाइज तक करना है। ये मैंने आपको आगे ये कुछ रह रहा है जो मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो अभी रुकिए। और डी से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके। तो फिर अब मैं आपको समझाऊंगा। अभी एक मिनट, आपको यहाँ पे अदर की जगह अदर को काट के ना यहाँ पे लिखना वी कैन नॉट बी सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ओके। यहाँ पे सीन की जगह आपको लिख देना है माइक्रो। जैसे आपका मैं भी आपको कहीं लिख के दिखा देता हूँ। सीन का आपको यहाँ पे लिख देना है, सीन की जगह लिख देना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना कुछ तरह के होते हैं। जैसे हो गया बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगी, वायरस भी आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसका भी एक अलग से डेफिनेशन मैं आपको भी अभी समझाऊंगा, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो जो मैंने आपको बीच में छोड़ा था ना, यहाँ से लेकर के सम से लेकर के मैग्नीफाइंग ग्लास, इसमें आपको बताया गया है कि फंगस जो होता है, जो ब्रेड पे जिसका जो ग्रो होता है, वो जो ब्रेड पे जो फंगस ग्रो होते हैं वो उसे हम किस मैग्नीफाइंग ग्लासेस से भी देख सकते हैं। आपका यही चीज़ इसमें बता रखा है, ओके। तो अगर आपको पेपर में आए अगर कि ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस से भी देख सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? फंगी। क्या? फंगी, ओके। तो हम वायरस का समझते हैं। वायरस का क्या है? वायरस एक मैंने बताया था अभी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन वो बाकी थोड़ी सी अलग होता है। जैसे ये बाकी से ये वायरस बहुत अलग होता है। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म में के अंदर अपना रिप्रोडक्शन करता है, और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना रिप्रोडक्शन करता है। चाहे वो एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, और एनिमल भी हो सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। जैसे फंगी हो गया, आपका कभी बॉडी के अंदर आपकी जैसे फंगी थोड़ा लगता है, आपकी बॉडी के ऊपर लग जाए, चोट लगती तभी जाके फंगी ऊपर की तरफ होता है ना। लेकिन वायरस जो होता है वो अंदर हो जाता है, बॉडी के अंदर अपने रिप्रोडक्शन करता है। फंगी क्या होता है? बाहर आउटसाइड करता है, जैसे ब्रेड पे लग जाता है, खाने में वो जैसे आपकी चेस्ट चोट लग जाती है तो वहाँ फंगी लग जाते हैं। या और अब आ जाते प्रोटोजोआ में जैसे अमोइबा होता है आपका, वो पानी में अगर जैसे कोई पानी खराब होता है उसमें अमोइबा अपना आप रिप्रोडक्शन हो जाता है। और फिर आपका हो गया अलगी बच्चा। अलगी जैसे आपका आप देखोगे बाल्टी देखोगे, जैसे उसे पानी के नीचे रख देते तो उस पर अलगी लग जाती है, काई वाई जमा हो जाती है। या कहीं खूब ज़्यादा मात्रा में पानी होता है तो वहाँ पे भी काई जमा हो जाती है। तो ये सब देखा होगा। और आपने बैक्टीरिया जैसे आपको खाने में पैदा हो जाते हैं, जैसे इससे जैसे ये बैक्टीरिया जैसे दाल खराब कर सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया
रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन कर देते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, और अब आ जाते हैं हम वायरस के द्वारा होने वाली जैसे कुछ डिजीज है, जैसे आपकी हो गई कॉमन डिजीज जो होती है, जैसे आपका कफ हो गया, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, और यही आपके हो गए जैसे कॉमन डिजीज। अब जैसे सीरियस डिजीज हो गए आपका पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। अब ये कोरोना वायरस जो भी चल रहा है ये भी आपका एक तरह से वायरस ही है, एक सीरियस डिजीज है। ठीक है, तो आगे हम कुछ बीमारियों के नाम दे देंगे, जैसे हो गए डायरिया, वो डायरिया, मलेरिया, ये सब किससे होता है? प्रोटोजोआ से होते हैं। और फिर जैसे अब टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी भी कहते हैं, वो किससे होता है? वो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। अब आज है आपके पेपर में जैसे बाई चांस कि कहते हैं दो ऐसे डिजीज का नाम बताए जैसे जो प्रोटोजोआ से होते हैं, तो क्या लिखेंगे? डायरिया और मलेरिया, डायसेंट्री एंड मलेरिया। ओके, मैंने गलत पढ़ा था, डायसेंट्री बोलते थे। और अगर बोला जाएगा बैक्टीरिया से होने वाली दो डिजीज का नाम बताओ, तो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। क्या? टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। अब आगे आता है, आगे समझते हैं हम आगे क्या दे रखा है। आगे अब पिक्चर दे रखी है, हम पिक्चर को समझते हैं। इसे हम कहते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं दो टाइप्स के, तो ये इसे कहते हैं हम स्पाइरल बैक्टीरिया, इसे कहते हैं हम रोड बैक्टीरिया। अब आप पूछेंगे सर इसे, आप जैसे आप पूछेंगे कि मुझसे कि ये इसे स्पाइरल बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, इसे रोड बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको कुछ समझ आ ही गया वो, क्योंकि ये एकदम कर्व है, ये देखिए कर्व है। ओके, और ये सीधा है, इसलिए ये कर्व है, इसे स्पाइरल बोलते हैं, इसे सीधा इसलिए इसे रोड कहते हैं। ओके, समझ आ गया आपको। फिर आगे आता है आपका नेक्स्ट आता है अलगी। अलगी में जैसे आपका ये हो गया, पहले इसे कहते हैं हम कैलिमनडोमस, और इस पर कहते हैं स्पाइरोगेरिया। आगे ये पिक्चर से मैं आपको बाद में समझाता रहूँगा। आगे चलते, आगे पढ़ते हैं। ओके, अब हम समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे रहते क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, स्प्रिंग हो, मार्शिया हो, या फिर डेजर्ट रेगिस्तानी इलाका हो, चाहे कुछ भी हो, वो हर जगह हो सकते रह सकते। ओके, वो हमारी बॉडीज़ में भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा कि जैसे वायरस हो गया, वो हमारी बॉडी में भी हो सकते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हमारे बॉडी में, हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हो गया हम जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है। ओके, तो और हार्मफुल भी होता है, तो उसके बारे में हम आगे इसमें पढ़ते हैं कि फ्रेंडली माइक्रो कैसे हमारे लिए वो पहले हम जानेंगे कैसे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम ये हमारे इस तरह से, जैसे हम जैसे कर्ड वर्ड बनाते, ब्रेड बनाते, केक वेक बनाते हैं, तो ये कैसे बनते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनते हैं। और फिर आ जाते हैं और किस तरह, अब ये हमारे ना इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। तो आप सोचोगे इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन कर जाता होगा, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे क्लीन किया जाता है। जो वेस्ट होता है, जैसे जो आपकी सब्जी होती है वेस्ट, जैसे आप जो खाते नहीं हो, तो एक गड्ढा करते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि आपने पढ़ा है कि जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसको कैसे बनाया जाता है। एक गड्ढे में वेस्ट, सब कुछ वेस्ट एनिमल एक्सट्री सब कुछ डाल देते हैं। और जैसे ये वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, वो सब्जी होती है जो सब्जी के छिलके होते हैं वो डाल देते हैं, और फिर
एनिमल फेसिस डाल देते हैं, फेसिस मतलब पोटी, ओके। तो इन सब को डिकम्पोज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। तो और ये हमारे ये डिकम्पोज करके ये मैनस में कन्वर्ट हो जाता है। मैनस में कन्वर्ट होके ये हमारे प्लांट के लिए एक तरह से मैनस एक तरह से मेडिसिन बन जाती है, मेडिसिन की तरह यूज़ होते हैं। फिर आ जाते हैं ये और एक और बात, ये हमारे लिए हार्मलेस भी होता है और यूजेबल होता है, ओके। फिर अब आप सोचिए कि कर्ड और ब्रेड कैसे बनाया जाता है। तो एक बैक्टीरिया होता है कर्ड में, एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं लैक्टोबैक्सीलियम। ये क्या करता है कि जो दूध को होता है ना, दूध को कन्वर्ट कर देता है, कहते हैं दूध को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। और ये कर्ड में सिर्फ नहीं, ये ब्रेड में और आपका ये हो गया ये बैक्टीरिया आपका कर्ड में यूज़ होता है। फिर कुछ और जैसे चीज़ हो गया, वो चीज़ हो गया, ये चीज़ को बनाने के लिए इस बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। और बाकी जो अदर वो पिकल बनाने के लिए भी इसी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। तो आगे अब आगे आ जाता है हमारा ये आपका आगे हम आगे और समझते आगे क्या दे रखा है। अब ईस्ट आपने पता, मैं आपसे पूछूं ईस्ट क्या होता है तो आपने ईस्ट का तो पता ही होगा कि आपका अंडरलाइन वैसे मैं कर दूँ ईस्ट का। ओके, ये आपकी ईस्ट की डेफिनेशन है। तो उसमें सबसे पहले जाने कि ईस्ट क्या आपने जैसे घर में मम्मी से पूछ देखा होगा किचन में आपने कि जैसे कभी का खाबर सोडा ख़त्म हो जाता है तो मम्मी आपकी ईस्ट डाल देती है, ईस्ट पाउडर। तो ईस्ट क्या करता है कि ना खाने में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड ना भरता रहता है। जो बबल्स जैसे केक वेक होता है, जैसे केक आपने देखो केक फूल जाता है, या आपने भटूरा देखोगा भटूरा फूल जाता है। तो ये क्या करता है वो फूल जो बबल जैसे हो जाता है ना, उसमें गैस फिल कर देता है। जिस गैस फिल करता है उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर इससे क्या होता है इसका वो जो चीज़ होती है इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और इसका जो छोटा जैसे यूज़ होता है, बेसिस यूज़ होता है, ब्रेड पेस्ट्री केक्स ये सब बनाने के लिए यूज़ होता है इसका। फिर आता है कमर्शियल यूज़ कैसे होता है इसका। अब आप सब सोच रहे हैं कमर्शियल यूज़ क्या होता है। कमर्शियल होता क्या है पहले तो कमर्शियल मतलब कि बिजनेस, व्यापार करने का जो समाधान होता है। तो व्यापार बिजनेस करने के लिए भी कर जाते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, अल्कोहल का बिजनेस किया जाता है। तो अल्कोहल बनाया कैसे जाता है तो आपको अभी आपके पहले दिमाग में आ गया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि अब मैंने पहले ही स्टार्टिंग बोल दिया कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आपको पहले ही पता लग गया। अब आप सोचोगे अल्कोहल जो बनाने जिस प्रोसेस से अल्कोहल बनाया जाता है ना उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब आप सोचो अल्कोहल बनाते कैसे होंगे, है ना। तो मैं आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, उसमें हम बता देते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसमें कहते हैं आधा लीटर का एक बीकर ले लेते हैं, उसमें 75% पानी डाल देते हैं और फिर उसमें 2 या 3 चम्मच शुगर डाल देते हैं और आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डाल देते हैं और उसे गरम कर देते हैं, कवर करके गरम करते हैं। फिर उसे 4-5 घंटे के लिए ना एक जगह पे रख देते हैं, ओके। फिर उसमें से अजीब एक स्मेल आएगी, तब जाके वो बन जाएगा, वो अल्कोहल बन जाएगा। और जो प्रोसेस होता है शुगर और ईस्ट से और वाटर से बनाए अल्कोहल को बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इसे फर्मेंटेशन को डिस्कवर किसने कहता है? लुई पेस्ट्री। किसने कहते हैं? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लुई पेस्ट्री। कब किया था? 1857 में। कब? 1857, ओके। अब मेडिकल यूज़ भी होता है इसका।
मेडिकल यूज़ भी होता है। तो सबसे हम पहले जानते हैं जैसे मेडिकल यूज़ में कैसे होता है। तो जैसे अब आपने सुना होगा लोहा लोहा काटता है, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। अब किस तरह से, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ना एक वो मेडिसिन बनाई जाती है जिसे कहते हैं एंटीबायोटिक। ओके, वो एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको अंडरलाइन करा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए लिखा है ना, द सोर्स ऑफ दिस द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रोऑर्गेनिज्म। दिस मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। मैंने बोला था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई गई जो दवाई बनाई जाती है उसे कहते हैं हम एंटीबायोटिक। और ये एंटीबायोटिक क्या करता है कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर देता है। अब एंटीबायोटिक का ना एक होता है मात्रा होता है, और एंटीबायोटिक है ना एक सही वक्त पे लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको आगे दे रखा होगा। हाँ, अब हम एक हमारे ये साइंटिस्ट के एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनके बारे में कुछ दे रखा है। तो इसमें ये सब मैं आपको मैं आपको नेक्स्ट बनाऊंगा। इस पर आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा। इससे अभी आपको ये समझाऊंगा नहीं, अभी बाद में समझा देता हूँ। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी आगे समझाऊंगा। ओके, तो अभी से छोड़ते भी हम बाद में मैं बता देता हूँ। वैसे बता ही देता हूँ ये पढ़ के कि इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग इन अ कल्चरल डिजीज़। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे 1929 में एक कल्चरल डिजीज़ थी, वो उस पर ही काम कर रहे थे। तो कोजिंग वो डिजीज ना बैक्टीरिया के द्वारा होते। सडनली फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोड इज़ वन ऑफ कल्चर प्लेट। उन्होंने ना एक ग्रीन मोड डाला एक प्लेट पे। ही ऑब्जर्व जैसे एक छोटा सा ग्रीन मोड लिया, वो उसे ना कहते हैं एक प्लेट पे डाला। देन ही ऑब्जर्व, उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा कि मैं आपको समझा देता अच्छी तरह से। द पैराशियना कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है ना, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो ख़त्म कर रहा है, किल कर रहा है। जो ग्रोथ को धीरे धीरे करके ग्रीन मोड है ना, बैक्टीरिया ख़त्म करते जा रहा है। बस इतना ही था इसमें। और कुछ अच्छा और कुछ जानना तो आप बता दिए कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ बताइए। अगर आपको और कुछ जानना है तो ढंग से मैं आपको समझा दूँगा। इसमें बस आपको इतना ही दे रखा है। हाँ, एक चीज़ और, अगर एंटीबायोटिक आपने देखा हुआ, एंटीबायोटिक लेने से पहले जैसे आप मेडिकल शॉप पे जाते हो, जैसे मेडिकल की शॉप पे जाते हो, तो वहाँ पे जैसे आपको मेडिकल वाला जैसे अगर आपको बोलता है मेरे सिर में दर्द है, और जैसे कुछ भी आपको डिजीज़ है, कोई सर में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, खांसी हो रही है, तो वो ना जैसे दवाई के संग ना एक एंटीबायोटिक दे देता है। तो एंटीबायोटिक इसलिए आपको ना एंटीबायोटिक लेने से पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आपको पहले जानकारी लेनी चाहिए कि इस मेडिसिन के बारे में। और जैसे अगर गलत वक्त पे अगर आपने एंटीबायोटिक ले लिया, ताकि बॉडी को उसकी वो आदत पड़ जाएगी उसे, और वो आगे चल के किसी वायरस से लड़ नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपको जो एंटीबायोटिक सही वक्त पे लेनी चाहिए। इसलिए आपको अगर कोई डिजीज़ है तो आपको अगर एंटीबायोटिक कोई देता है तो आप एंटीबायोटिक लेने से पहले डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से आपको पहले, जिसने कंप्लीट कोर्स कर रखा हो, उससे आपको पहले
सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। अगर वो मना कर रहा हो तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका एंटीबायोटिक का लेने का एक सही टाइम होता है। अगर आपके अंदर ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक हो गया ना, तो बाई चांस अगर कोई जब आपको जरूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक की, तो आपकी बॉडी को तो आदत पड़ जाएगी, आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज़ को आदत पड़ जाएगी। अब आप तो फिर वो उस डिजीज से लड़ नहीं पाएंगे। ओके, अब मैंने अभी एंटीबॉडी बोला तो आपको समझ ही नहीं आया होगा कि एंटीबॉडी क्या है। तो जो माइक्रोब्स होते हैं, जो डिजीज़ कैरिंग करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, तो एंटीबॉडी उनसे फाइट करती है। एक बहुत वो जो जिसे हम WBC भी कहते हैं, वो वाइट ब्लड सेल, इससे बनता है वाइट ब्लड सेल से हमारी एंटीबॉडी बनती है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्मफुल, उन्हें किल कर देती है। और अगर और मैं एक और रीज़न बताऊँ, अगर एंटीबायोटिक चला गया तो आपके जो अंदर जो फ़ायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, इसलिए अब इनका नाम है एडवर्ड जेनर। इन्होंने डिस्कवर्ड किया था वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, दोनों में से कुछ भी बोलो। इन्होंने उसकी वैक्सीन वो बनाई थी जो 1798 में बनाई थी। ओके, और फिर अब आते हैं वैक्सीन के बारे में। जानते हैं वैक्सीन क्या होता है? तो वैक्सीन एक तरह से एक मेडिसिन है जो वायरस से लड़ने में हमारी एंटीबॉडी को हेल्प करती है। अगर नेक्स्ट जैसे अभी आप जैसे कोई चीज़ लगातार करते तो उस चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है, तो एक बार ये कर वो वैक्सीन अगर हमारी हेल्प करेगी, तो अगली बार अगर वो वायरस आएगा तो हमारी एंटीबॉडी उससे खुद लड़ लेगी, उसे थोड़ा वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वैक्सीन की डलवाया जाता है कि आदत पड़ जाए एंटीबॉडीज़ को, ठीक है, वो कमज़ोर कर देती है उन्हें। अब आते हैं इंक्रीज सोइल फर्टाइल। तो अब पहले हम जानते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोफिक्शन के बारे में। ओके, तो इसमें क्या है कि सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर। जो कुछ होते हैं बैक्टीरिया जो वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं वो एटमोसफेयर से इन दिस सोइल में, जिससे क्या होता है इंक्रीज होता है इट्स फर्टाइल, जो सोइल का फर्टाइल से इंक्रीज होता है। और उन्हीं माइक्रोब्स को कहते हैं बायोलॉजिकल फिक्सर्स। ये कुछ दे रखा है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग। ब्लू ग्रीन अलगी के पिक्चर दे रखे हैं, तो ये वही है। अब आते मैंने अभी बोला था कि अभी आगे टॉपिक मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था सोइल फर्टाइल में, कि वो जो बैक्टीरिया थे कैसे हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन कर जाते थे, तो वही सब आपको इस टॉपिक में बता रखा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप पढ़ लीजिए। ओके, फिर आगे आ जाते हैं हम डायरेक्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं पाइथोजेनस। ओके, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज कोजिंग वो डिजीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पाइथोजेनस। इन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होता है हमारे लिए, उन्हें हम पाइथोजेनस कहते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कम्युनिकेशनल डिजीज, जैसे ह्यूमन से जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये आप आगे का अंडरलाइन नहीं किया गया है, 2 मिनट मैं आपको अभी समझाता हूँ।
कि इसमें दे रखा है जैसे एक आपको जैसे कम इसमें क्या होता है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके पास हो या कोई इंसेक्ट कोई कैरियर जैसे एनिमल कोई एनिमल कैरियर हो, जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन है वो खांसेगा, आप उसकी खांस से निकलने वाले धूप में वो जब खांसता है ना तो वो हजार ड्रॉप से निकलती है जब वो खांसता है, तो उस वो निकलने वाली वो उससे जो निकलने वाली ड्रॉप्स होती है वो हमारे मुंह पे जा सकते हैं, उससे जो बीमारी होगी उससे हमें भी हो सकती है, तो हमें भी हो सकती है। इससे हेल्दी जो सही जो पर्सन ठीक होगा वो भी बीमार हो जाएगा। और इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशनल डिजीज। या फिर जैसे कोई एनिमल हो गया, जैसे इंसेक्ट हो गया। इंसेक्ट क्या होता है, ये बैठ जाते हैं जैसे गंदी जगह पे बैठ जाते, जैसे पोटी वोटी हो गया, गार्बेज वार्बेज, तो वहाँ पे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं, जैसे कैरियर करते हैं जो हमारी अगर बॉडी पर अगर बैठ जाते हैं ना, या फिर हमारे खाने पे बैठ जाते हैं तो इससे हमारा खाना ख़राब हो जाता है, अनकवर्ड खाना ना ख़राब हो जाता है, तो इससे खूब सारी बीमारियाँ रहती है, जैसे हो गया जो कम्युनिकेशन डिजीज जैसे हो गया कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, यही सब आपका आगे दे रखा है। ओके, जो मैं कभी आपको समझाना था। ओके, अब आते हम और अब समझते हैं क्या आपका कुछ टेबल्स दे रखे हैं, आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। अब आते हैं एनिमल में कुछ डिजीज हो जाती है, जैसे रॉबर्ट, ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट कोच, जिन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम विच एंथ्रेक्स डिजीज ना बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इन्होंने बताया था। ये इनका नाम है रॉबर्ट कोच। 28 का बताया था, 1876 में बताया था। जो एंथ्रेक्स नाम की बीमारी है जो वो उनमें हो जाती है। मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। सीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन एनिमल। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स डिजीज जो है ना एनिमल में हो जाती है। ये वो जैसे ह्यूमन में और प्लांट में तो होती है डिजीज, एनिमल में भी हो जाती है। जिसे एक बीमारी जिसे कहते हैं एंथ्रेक्स, ये डेंजर होती है ह्यूमन के लिए। ह्यूमन एंड कैक्टल डिजीज कोज बाय, ये ह्यूमन के लिए खतरनाक होती है। और एक कैक्टल नाम की डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वो भी ये पैर और वो मुंह के द्वारा। कैक्टल जो डिजीज है वो पैरों और मुंह में हो जाता है ये डिजीज। तो मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। कैक्टल इज कोस्ट 2 मिनट मैं आपको एक बार ही और समझा देता हूँ क्योंकि आपको भी ढंग से समझे आएगा। जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है डेंजरस है ह्यूमन के लिए, और ये कैक्टल जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब और देर का कि ये पैर और मुंह, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैक्टल इज कोज बाय। जो पैर और मुंह की डिजीज होती है कैक्टल, वो वायरस के द्वारा होती है। नहीं, ये वायरस के द्वारा ही आपकी होती है, बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होती है, वायरस के द्वारा होती है। वायरस के द्वारा होती है आपकी। ओके, सॉरी क्या का बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यहाँ पे ने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था तो हमने बताया था ना, तो आपका बैक्टीरिया के द्वारा था, वायरस के द्वारा नहीं होता। ये हमारे मुंह और हाथ में सॉरी मैंने ढंग से आपको समझाया नहीं। जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है वो होता है आपका बैक्टीरिया के द्वारा। तो जो हाथ पैर में मुंह में जो डिजीज हो जाती है वो वायरस के द्वारा होती है। ओके, अब मैं आगे आया तो ये आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में अच्छी तरह पढ़ और के समझाऊंगा। ओके,
इसका मैं आपको नेक्स्ट में समझा दूँगी ये वाला। ओके, फिर आ रहा है डिजीजिंग कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अब प्लांट में जो डिजीज होती है जैसे उनके नाम दे रखे हैं उसके बारे में ये दे रखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अब फूड पॉइजनिंग पढ़ लेते हैं हम। फूड पॉइजनिंग होता क्या है? तो फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, खाना ख़राब हो जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ना खाना ख़राब हो जाता है और वो खाना ना पॉइजन हो जाता है। तो इसे हम ना फूड को प्रिजर्वेट कर जाता है। खाना नहीं, जैसे अब मैं आपको ढंग से सुना दूँ दोबारा कि जो फूड होते हैं, फूड के अंदर जो वो ये जो फूड जैसे कोई खाना कई ज़्यादा वक्त के लिए अगर अनकवर्ड रहेगा ना तो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने ख़राब कर देते हैं। ओके, और वो खाना जहरीला हो जाता है। ओके, तो अगर जैसे कोई खाता है तो वो मर जाता है या फिर उसे उल्टी होने लग जाती है लगातार, वो बीमार पड़ जाता है। तो अब हम फूड कैसे प्रिजर्वेट कर जाता है वो समझेंगे। ओके, जैसे सोल्ट और एडिबल ऑयल होता है ना, वो कॉमन ऐसा केमिकल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जांचता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव। ओके, और ये सब आपका अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने गलती से आपको हाईलाइट कर दिया। ओके, हाईलाइट मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ। ये आपका अंडरलाइन होना चाहिए, ये अंडरलाइन होगा। जो अब सोल्ट से क्या होता है डिजीज, हमारा सोल्ट से होने वाली जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है वो समझते हो। ओके, जैसे सोल्ट से हम कैसे प्रिजर्वेट करते हैं ये समझेंगे। ओके, तो पहले मैं आपका ये अंडरलाइन कर दूँ, फिर हम समझेंगे सोल्ट से कैसे प्रिजर्वेट होता है। तो जैसे अभी आप एड देखते होंगे, ऐड की जैसे अनिल कपूर और उसके भांजे अर्जुन कपूर का, उसमें वो मीट का करते हैं। तो जैसे मीट और फिश होता है ये पैकेट में पैक करा जाता है, तो इन पे ना नमक लगा दिया जाता है। नमक क्या करता है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ना चेक कर लेता है, जांच लेता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो इससे क्या होता है कि वो खाना खराब, वो जो मीट होता है फिश और मीट जो होता है वो कवर्ड होता है सोल्ट से, जिससे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को जांच लेता है। इससे क्या होता है फिर वो जो मीट और फिश होगा ना वो ख़राब नहीं होगा। ये यूज़ किया जाता है जैसे कच्चे आम के लिए होता है, आंवला होता है, इस सब के लिए यूज़ किया जाता है। टर्मेड के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सेट्रा के लिए ना ये वाला ऐसे सोल्ट से प्रिजर्वेट किया जाता है। फिर आ रहा था हम शुगर से कैसे करते हैं शुगर से। ओके, तो शुगर क्या करता है कि ना मॉइस्चर को हटा देता है। मॉइस्चर क्या करता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना ये मॉइस्चर के कांटेक्ट जब मॉइस्चर नहीं होगा ना तो इनको मॉइस्चर के बिना रहने की आदत नहीं है जो ये होते बैक्टीरिया। तो इससे क्या होगा, वो ना फूड को स्पॉइल नहीं करवाएंगे। और अब इसका शुगर को स्पॉइल वाला शुगर प्रिजर्वेशन किस में यूज़ करते हैं, जैसे जैम्स हो गया, जेली हो गया और भी बहुत जैसे मीठी चीज़ हो गई, उन सभी में ये यूज़ किया जाता है। अब आप सोचेंगे ऑयल और विनेगर का कैसे यूज़ किया जाता होगा। ऑयल और विनेगर को प्रिजर्वेट वो ऑयल और विनेगर का प्रिजर्वेशन किस में किया जाता है, तो ये जो ये ऑयल और विनेगर होते हैं ये अचार को स्पॉइल होने से बचाते हैं। इससे ना कहते बैक्टीरिया उसमें अचार में रहते नहीं है, अचार से सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। और ये मेथड ना वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट सब में यूज़ होता है। ओके, फिर आता है हॉट एंड कोल्ड वाला।
हॉट एंड कोल्ड वाला, हॉट और कोल्ड से कैसे हम प्रिजर्वेट कर जाते हैं किसी चीज़ को। तो क्या होता है कि पहले आप अपने जैसे मिल्क को ना प्रिजर्वेट किया जाता है, वो पेस्चराइज किया जाता है। अब आप कंफ्यूज होंगे पेस्चराइज क्या होता है। जैसे दूध को उबाला जाता है, उबालते हैं ना तो उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, वो हीट होके वो ख़त्म हो जाते हैं। वो हार्मफुल वो जो होता है ना, जो दूध में हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर उससे दूध को ना 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर उबालते हैं तो सारे माइक्रोब्स होते हैं ख़त्म हो जाते हैं 15 से 30 सेकंड के अंदर। और फिर से स्टोर किया, वो फिर इसे ठंडा करके ना स्टोर किया जाता है, जिससे कि ना या तो अगर वो ज़्यादा ठंडा होता है ना तो या ज़्यादा गर्म, तो माइक्रोब्स उसमें पनपते नहीं है, उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए फिर उसे ठंडा करके रख दिया जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेस्चराइज, और ये लुई पेस्चर ने डिस्कवर किया था। ओके, फिर आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग। ये आपका सिंपल है। मैं आपको अगर आपको इसमें नहीं समझ आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ये नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से गया लाइटनिंग में, एटमॉस्फेयर से लाइटनिंग नाइट्रोजन हो गया। ये एटमॉस्फेयर से ये लाइटनिंग नाइट्रोजन हो गया। ओके, फिर ये एटमॉस्फेयर से ये करते बैक्टीरिया का करते कि ना ये नाइट्रोजन को ना फिक्स करते थे एटमॉस्फेयर से। फिर ये जैसे यहाँ से गए एटमॉस्फेयर से लाइटनिंग में गए। लाइटनिंग क्या होता है अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा। और ये बैक्टीरिया आप सोचेंगे लाइटनिंग क्या होता है, तो वो जो मैं आपको समझाता हूँ अभी समझा देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा शाइन हो जाता है। जैसे आपने टमाटर देखो, वो टमाटर या मटर देखो, मटर पे हल्का शाइनिंग होता है ना, वो किस तरह तो नाइट्रोजन से होता है। तो पहले तो ये नाइट्रोजन ना दो तरीके से जाता है। पहला वाला जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया, फिक्स एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसे फिक्स कर दिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। और एक जाता है लाइटनिंग ऑफ नाइट्रोजन से जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कहते हैं नाइट्रोजन गैस को ना नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये दोनों जाके नाइट्रोजन कंपाउंड ये सॉइल में जाकर कन्वर्ट चल जाते हैं। फिर ये प्लांट के द्वारा लिए जाते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड। फिर वहाँ से एनिमल के द्वारा एनिमल जब मर जाते हैं या वेस्ट उनका जब डेथ कर जाते हैं या वेस्ट होता है उनका एक्सक्रीट जो पोटी होता है उसके द्वारा नाइट्रोजन निकल जाता है। नाइट्रोजन जैसे निकलता है फिर नाइट्रोजन कंपाउंड दोबारा सॉइल में कन्वर्ट चल जाता है। फिर जो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो दोबारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चल जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड गुड बाय, थैंक्स फॉर